हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं बाबू आप सभी के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे बाबू कि भैया जल्दी से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्लास लेकर आइए। तो आज हम लोग आइए शुरुआत करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की, जो कि हमारा बाबू पहला चैप्टर है। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा इस चैप्टर की, बाबू आप सभी से पूछेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहां से होता है ना। तो भाई यूरोप क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो, यूरोप बाबू क्या है, एक महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो क्या बताओगे, एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप बोले को ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हो गए। अब आपसे पूछेगा भैया यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है बाबू अपने देश के प्रति प्रेम होना, अपने देश से लगाव होना, यही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कहां से होता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है बाबू फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। अब ये बताओ आप लोग, क्या ये फ्रांस की क्रांति के पहले यहां के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था। जी हां बाबू, 1789 की क्रांति के पहले यहां के लोगों में राजाओं के प्रति प्रेम था। ये जो अपने देश के राजा होते थे उनके प्रति प्रेम था। ये देश से प्रेम नहीं करते थे बल्कि अपने राजा से प्रेम करते थे, है ना। तो राष्ट्रवाद की जो बाबू, राष्ट्रवाद की जो शब्दावली की बाबू अभिव्यक्त किया, वो किसने किया था, अर्नेस्ट रेनन ने। आप सभी से पूछेगा कि राष्ट्रवाद को परिभाषित किसने किया था भैया, अर्नेस्ट रेनन ने। ये क्या किया था, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को उजागर किया था। अब आप सभी से पूछेगा कि भैया राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। तो राष्ट्रवाद कहते हैं अपने देश के प्रति प्रेम होना, लगाव होना। यह लोगों में एकता और समानता की वाहक होती है और विदेशी शासन और अत्याचार के विरुद्ध इसमें क्या होता है, जन आंदोलन होता है। अब देखो, ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है किससे होता है, फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 में। भाई कोई भी क्रांति होगी उसका कुछ कारण होगा। जी हां, यहां की भी क्रांति का एक कारण था, यहां की राजा की शासन व्यवस्था। इस समय राजा कौन था, तो लुईस लामा था। लुईस लामा एक निरंकुश शासक था। और जो भी देखो भाई, आपसे पूछेगा फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हुए, तो पहला बोलोगे निरंकुश शासक। निरंकुश शासन का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगाया जा सके। तो भैया इस राजा के ऊपर जनता किसी भी प्रकार से अंकुश नहीं लगा सकती थी। ये जब इसका मर्जी करता था टैक्स बढ़ा देता था, किसी को भी भैया न रोजगार देता था, 16-16 18 घंटे लोगों से काम करवाता था। तो ऐसे में ये एक निरंकुश शासक था। दूसरा कारण अगर मैं बात करूंगा, फ्रांस की जनता को 3 भागों में बांट रखा था। सबसे पहला वर्ग आता है भैया कौन सा, पादरी वर्ग। पादरी वे होते हैं ईसाई धर्म के जो पुजारी होते हैं। दूसरा वर्ग आता है भैया कौन सा, कुलीन वर्ग। जो उच्च वर्ग, जो पैसे वाले वर्ग होते हैं उन्हें कुलीन वर्ग बोला जाता है। और तीसरा वर्ग आता है सर्वसाधारण वर्ग। जो बाबू पादरी वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, इनको लुईस लामा ने कहा कि ये भैया ये टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि पुजारी तो पूजा पाठ कराता है, कुलीन वर्ग सेना में भर्ती होते हैं और ये इनकी मौत हो जाती है, ये मर जाते हैं, तो इनसे टैक्स लेंगे। सारे के सारे टैक्स का बोझ बाबू किस पर था, सर्वसाधारण वर्ग पर था। और ये सर्वसाधारण वर्ग में डॉक्टर, वकील, शिक्षक सभी लोग आते थे। एक पढ़ा लिखा वर्ग भी इसमें आता था। और इस पढ़े लिखे वर्ग भैया 90% जनसंख्या सर्वसाधारण वर्ग से थी। और ये सर्वसाधारण वर्ग ने क्या किया, लुईस लामा की इस नीति का विरोध किया। तीसरा प्रमुख कारण था भैया मेरी अंतोनियो का प्रभाव। यानी कि जो लुईस लामा की पत्नी थी बाबू, वो राज दरबार में फैसले लिया करती थी और जनता समझ चुकी थी कि इसके पास ऐसी कोई नीतियां नहीं है जो हमारी ये भलाई के लिए काम करे। और चौथा, करों का दबाव, है ना। तो भैया पूरी के पूरी जो फ्रांस में करों का दबाव था वो किस पर था, सर्वसाधारण वर्ग पर था। इसीलिए जनता ने इसका विरोध किया। अब लुईस लामा की शासन व्यवस्था, भाई देखो लुईस लामा जो है ये कैसा था, निरंकुश शासक था और सामंती व्यवस्था का समर्थक था। अब फ्रांस में एक सम्राट आता है बाबू जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस में आता है। नेपोलियन फ्रांस में आने के बाद क्या करता है भैया, 1793 में लुईस लामा को हरा देता है। और लुईस लामा को 1793 में हराने के बाद इसको गिलोटिन पर चढ़ा देता है। गिलोटिन का मतलब होता है फांसी पर लटका देता है बाबू। और उसके बाद आपसे पूछेगा लुईस लामा को फांसी कब दी गई, तो 1793 में। और इससे होता क्या है बाबू, तो सामंती व्यवस्था का पतन, यानी कि राजा वाली व्यवस्था समाप्त हो जाती है। और इसी में जो नेपोलियन था उसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा भी दिया गया। आपसे पूछेगा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा था, तो आप बोलोगे फ्रांस की क्रांति का। और इसके बाद बाबू इसमें राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा को भी नेपोलियन ने कहा समर्थन दिया जाए। अब 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनने के बाद बाबू इसने क्या कर दिया, एक संहिता लाया, एक कानून लाया जिसे बोलते हैं नेपोलियन सिविल कोड। आपसे पूछेगा नेपोलियन सिविल कोड कब आया था, 1804 में। इसमें नागरिकों के लिए अधिकार दिया गया, इसमें समानता का अधिकार
अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, काम पाने का अधिकार दिया गया और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो अभी तक 2 वर्ग टैक्स नहीं दे रहे थे, अब सभी टैक्स देंगे। इसने बाबू फ्रांस में क्या किया, बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य किए, सड़क ये बनाई, परिवहन का सुधार किया। और ऐसे में देखो भाई, जनता फ्रांस की बहुत खुश थी, जनता फ्रांस की बहुत खुश थी। जब जनता खुश थी तो आप लोग बताओ खुद से, जब आप खुश होते हो तो आपके पड़ोसी जलते हैं ना। सेम इसी तरीके से जब फ्रांस की जनता खुश थी बाबू, तो आस पड़ोस के 4 देशों ने मिलकर क्या कर दिया, 1815 में नेपोलियन के ऊपर यानी कि फ्रांस पर अटैक कर दिया। 4 देश कौन से थे, तो प्रसा, 4 देश की ट्रिक है PRAB, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलकर बाबू 1815 में वाटरलू के युद्ध में क्या कर देते हैं, 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा देते हैं और सेंट हेलेना द्वीप में बाबू निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए और इसकी मृत्यु हो जाती है, नेपोलियन मर जाता है। और इसके बाद ये चारों देशों के द्वारा, ये जो प्रेब है बाबू, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों देश क्या करते हैं, वियना में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। ये चारों देश वियना में सम्मेलन का आयोजन कब करते हैं, 1815 में। आप सभी से कहेगा वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में। कितने देश शामिल थे, 4। कौन कौन से, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। आपसे पूछेगा इसकी अध्यक्षता किसने किया था, इसकी अध्यक्षता बाबू किया था किसने, ऑस्ट्रिया ने, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी, वियना में ही सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था बाबू मेटरनिख ने, है ना। यह प्रश्न पूछता है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, मेटरनिख ने। मेटरनिख बाबू क्या करना चाह रहा था, इसने देखो भाई, जब ये चारों देश शामिल हुए तो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि देखो भाई, फ्रांस में जितने भी बदलाव किए गए हैं उसको खत्म करो, पुराना राजतंत्र लेकर आओ। तो आपसे पूछेगा वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो आप सभी लोग बोलोगे पुनः राजतंत्र की स्थापना करना। दूसरा क्या निर्णय लिया गया कि देखो, नेपोलियन के द्वारा जितने भी जीते हुए देश हैं वहां पर क्या करना, उनका हम लोग बंटवारा कर लेते हैं। ये चारों देश मिलकर बाबू नेपोलियन के द्वारा जीते गए देशों पर क्या कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। आपसे पूछेगा वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, पुनः पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। ठीक है। अब यहां पर फ्रांस में कौन शासन बनता है, किसका शासन आता है, लुई 18वां का शासन आता है। लुई 18वां बाबू लुई सलामे की तरह नहीं था। इसने कहा कि देखो भाई, मैं लुई सलामा की तरह शासन व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं फ्रांस की जनता को खुश रखूंगा। इसने फ्रांस में पुरानी व्यवस्था को सौंपने का प्रयास नहीं किया और लोगों के लिए बाबू कुछ विशेष अधिकार बनाए और इसी विशेष अधिकार को आप फॉलो करिएगा। लेकिन लुई 18वां की बाबू मृत्यु हो जाती है। लुई 18वां किस वंश से था, बुर्बो राजवंश। लुई सलामा किस वंश से था, बुर्बो राजवंश, है ना। तो बाबू ये क्या होता है, लुई 18वें की मृत्यु हो जाती है। लुई 18वें के बाद बुर्बो राजवंश का ही चार्ल्स दशम शासक बनता है। कौन शासन बनता है, किसका शासन आता है, चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम बाबू क्या था, एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक था, निरंकुश शासक था। और ये कहता था, सुनो भाई, मैं लुई 18वें की तरह शासन व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं एक राजा हूं, राजा का काम होता है जनता को प्रताड़ित करना। इसने कहा कि मैं अंग्रेजी शासक की भांति शासन करने से अच्छा लकड़ी काटना पसंद करूंगा। किसने कहा था, चार्ल्स दशम ने। तो जनता बाबू देखो, जनता अभी तक तो खुश थी लेकिन अब फिर से प्रताड़ित हो गई। अब ऐसे में बाबू इसने क्या कर दिया, पोलिगनेक को अपना प्रधान, चार्ल्स दशम ने पोलिगनेक को, आपसे पूछेगा चार्ल्स दशम ने किसको प्रधानमंत्री बनाया, पोलिगनेक को। पोलिगनेक और प्रतिक्रियावादी शासक था और इसने क्या किया भैया, इसने क्या किया, पोलिगनेक ने उच्च वर्ग को खुश करने के लिए नीतियां बनाई, उच्च वर्ग को खुश करने के लिए नीतियां बनाई। तो ऐसे में भैया जनता यहां की बहुत ज्यादा नाखुश हो जाती है और जब जनता प्रतिक्रिया करती है राजा के प्रति, कहती है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं, तो तुरंत के तुरंत चार्ल्स दशम 4 अध्यादेश जारी कर देता है। 4 अध्यादेश बाबू, 4 कठोर नियम जारी कर देता है जनता के लिए। अब जनता और नाखुश हो जाती है और तुरंत के तुरंत राजा का विरोध करती है और चार्ल्स दशम गद्दी छोड़कर बाबू कहां भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। यहां से चार्ल्स दशम की शासन व्यवस्था समाप्त होती है और उसके बाद बाबू फिर से क्या होता है, यहां पर बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया। अब बुर्बो राजवंश की समाप्ति के बाद आर्लियंस वंश की स्थापना होती है और आर्लियंस वंश का लुई फिलिप शासक बनता है। लुई फिलिप जब शासक बनता है बाबू, तो इसको जनता ने ही चुना था और यह चाहता भी है कि मैं थोड़ा सा किस प्रकार की नीति का अवलंबन करूं, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय। लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया और इसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। यही गलती किया है ना। गीजो क्या था बाबू, गीजो चाह रहा था कि जो उच्च वर्ग है उसको खुश रखें और गीजो उच्च वर्ग को खुश करने के लिए निकल गया। जनता फिर से यहां लुई फिलिप से भी नाराज हो गई। लुई फिलिप के पास ना, देखो लुई फिलिप के शासन के समय देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी खूब बढ़ रही थी और लुई फिलिप के पास ऐसी कोई नीतियां भी नहीं थी जिससे इससे सुधार हो सके। तो जनता ने 1848 में क्या कर दिया, लुई फिलिप का भी विरोध कर दिया और उसके बाद लुई फिलिप कहां भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। यहां से बाबू
1830 और 1848 की क्रांति होती है। अब यहां पर इटली के एकीकरण की बात करते हैं। इटली के एकीकरण के 4 व्यक्ति बाबू प्रमुख थे, मेजनी, विक्टर एमेनुएल, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। देखो भाई अगर मैं इटली की बात करता हूं, इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या थी भाई? इटली बहुत बड़ा राज्य था, सबसे पहला इटली सबसे बड़ा बहुत राज्य था। दूसरा था भैया इटली 3 भागों में बटा था, है ना। मध्य इटली पर बाबू कौन था? मध्य इटली पर कौन था? पोप का शासन था। ये चाह रहा था, जो पोप था ये चाह रहा था कि भैया हम इसका एकीकरण धर्म के आधार पर करें, और विदेशी शासकों का भी प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, फ्रांस का हस्तक्षेप था, तो ऐसे में इटली का एकीकरण हो नहीं पा रहा था। किंतु जो मेजनी था बाबू, मेजनी ये एक बहुत चालाक शासक था, और इसने क्या किया? इसने इटली के एकीकरण को, इसे मसीहा भी कहा जाता है, और इटली के एकीकरण में इसने प्रयास किया। लेकिन अगर मैं बात करूं बाबू, इटली में बाबू क्या था? एक राज्य था सार्डिनिया पिडमाउंट, है ना, सार्डिनिया पिडमाउंट था। अब ये सार्डिनिया पिडमाउंट चाह रहा था कि मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, किंतु जो मेजनी चाह रहा था कि मेरे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। और ऑस्ट्रिया जो था बाबू, ऑस्ट्रिया आता है, सार्डिनिया पिडमाउंट को हराता है, यहां का शासक होता है चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट को हरा देता है, और उसके बाद जब ऑस्ट्रिया यहां पर जीत जाता है तो ऑस्ट्रिया से घबरा कर मेजनी देश छोड़कर भाग जाता है। और उसके बाद बाबू विक्टर एमेनुएल जो है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बनता है। कौन? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन बनता है? विक्टर एमेनुएल बनता है। और ये जो विक्टर एमेनुएल था बाबू, इसने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बना दिया। काउंट काबूर कौन था? एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ये बाबू क्या कर रहा था? फ्रांस जो है ना, फ्रांस इस समय बहुत शक्तिशाली देश था, है ना। फ्रांस एक युद्ध करने के लिए जा रहा था, तो तुरंत के तुरंत दिमाग लगाकर काउंट काबूर क्या कर देता है? सार्डिनिया पिडमाउंट की सेना को भेज देता है फ्रांस के साथ, और कहता है मैं फ्रांस का दोस्त हूं। फ्रांस कहता है अरे ऐसे कैसे भैया, हम तो अभी तुमसे दोस्ती किए भी नहीं, तो भी तुम सेना क्यों भेज रहे हो? लेकिन फ्रांस मान लेता है ना। फिर कहता है कि तुमने अपनी सेना क्यों भेजा? काउंट काबूर से कहता है देखो भाई तुम हमारे दोस्त हो, एक काम करो, हमारे यहाँ के इटली के 2 राज्य नीस और सेवाय को तुम ले लो। तो भाई फ्रांस तो खुश हो जाता है, फ्रांस खुश हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है बाबू? फ्रांस खुश होने के बाद जो है फ्रांस से एक वादा लेता है काउंट काबूर कि अगर हमारे सार्डिनिया पिडमाउंट पर कोई भी अटैक करेगा, इटली पर कोई भी अटैक करेगा, तुम अपनी सेना भेजोगे। तो फ्रांस मान जाता है। और तुरंत के तुरंत क्या होता है बाबू? जब ऑस्ट्रिया सार्डिनिया पिडमाउंट पर अटैक करता है, फ्रांस अपनी सेना भेज देता है, और ऑस्ट्रिया हार जाता है, और इटली के एकीकरण का यहां से प्रारंभ चालू हो जाता है। 1862 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है, और दक्षिणी इटली के एकीकरण नहीं देख पाता है। और दक्षिणी इटली का एकीकरण बाबू गैरीबाल्डी के नेतृत्व में होता है। गैरीबाल्डी कौन था? लाल कुर्ती सेना का इसने गठन किया था, और आपसे पूछता है कौन था? एक नाविक था। और 1871 में बाबू यहां से इटली के एकीकरण होता है। कब होता है? 1871 में। अब हम लोग बात करेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी बाबू सबसे पहले इसमें एकीकरण में बाधाएं क्या थी? 300 छोटे राज्यों में विभक्त था, लेकिन ये नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे 39 जर्मन संघ में बांट दिया। अब यहां से बाबू कहीं ना कहीं से थोड़ा सा इटली के एकीकरण होने लगा। अब यहां पर आपसे पूछेगा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है बाबू? तो आप सभी से पूछेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन के द्वारा किया गया था। अब यहां पर पूछेगा जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो बिस्मार्क को। बिस्मार्क ने बाबू जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। और इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे, है ना। 3 युद्ध लड़े बाबू, और इसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया, और इसी अनिवार्य सैन्य सेवा की वजह से जर्मनी का एकीकरण होता है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण भी पूर्ण होता है ना। जालबेरिन क्या थी बाबू? देखो पूरे यूरोप में टैक्स फ्री व्यापार करने के लिए, टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए जालबेरिन नामक संस्था का गठन किया जाता है, और यहां पर आंतरिक शुल्क समाप्त कर दिया जाता है ना। अब आपसे पूछेगा यूनान क्या था बाबू? यूनान जो है, यूनान जो क्या आपसे पूछेगा यूरोप वासियों को ज्ञान की प्राप्ति किस देश से हुआ? यूनान से हुआ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है। एड्रियानोपोल की संधि हुई थी 1829 में, और कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1833 में, और इसी संधि के द्वारा बाबू यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है। क्लास कैसी लगी बाबू? कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।